नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला भाग ब के अंतर्गत भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और इसी के अंतर्गत हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात कर रहे थे। भाग 5 में भी हमने 3 टुकड़ों में से बांटा था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हम कार्यपालिका जो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है उसकी बात कर रहे थे और उसमें भी हमने भारत के राष्ट्र कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आते हैं। उसमें से भी जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था भारत के राष्ट्रपति, जिसको हम अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक पढ़ चुके हैं। अब हम भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उन शक्तियों को बात कर रहे थे। उनमें भी हमने बात की कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और सैन्य शक्तियां और साथ में आपातकालीन शक्तियां, अर्थात हमने 5 प्रकार की शक्तियों के बारे में बात करनी है। उसमें से हम कार्यपालिका शक्तियां पूरी कर चुके हैं, विधायी शक्तियों का हम पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात अनुच्छेद 99 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं उसके अंदर अनुच्छेद 108 की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 की आज हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे मित्र नए हैं, सबसे पहले वो हमारे वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, साथ ही यह वीडियो अन्य लोगों तक भी शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में हमारा जो अनुच्छेद है आज हम जिसकी बात करेंगे वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कहता है? कुछ दशाओं में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान दोस्तों। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, अर्थात जिसे हम आम भाषा में संसद का संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। जैसा हमारी किताबों में लिखा हुआ मिलता है और जैसा हम पढ़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन। अब अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में कौन सी दशाएं होंगी उनके बारे में हम जब संसद पढ़ेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे, उस समय बात करेंगे। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति का क्या रोल है इस अनुच्छेद में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जरूर है, लेकिन संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। और ये क्यों बुलाया जाता है? जो कुछ दशाएं हैं उनमें बताया गया है, तो उन पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मान लीजिए किसी विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया, अर्थात किसी विधेयक पर दोनों सदन आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं, एक पारित कर देता है तो दूसरा उसे पारित नहीं कर रहा, 6 महीने से अधिक हो गए। तीसरी चीज, एक पारित करता है तो दूसरा कहता है कि इसमें आप संशोधन करो तब हम पारित करेंगे। जब उसमें संशोधन किया जाता है तो एक सदन के द्वारा किए गए संशोधनों से दूसरा सदन सहमत नहीं होता है। तो इस प्रकार की जो प्रावधान है, हम 3 इसमें स्थितियां हैं, उनके बारे में हम जब हम लोकसभा पढ़ेंगे उस समय काफ़ी, हम संसद पढ़ेंगे उस समय हम काफ़ी अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन अभी हमें यहाँ ये समझना है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है और इसका प्रावधान कहाँ किया गया है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है और यही कहा गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। तो लिखिए दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन
राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रपति ने तो इस संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो देखो दोस्तों, यहां पर नोट डालना है, और नोट का मतलब मैंने आपको बताया, ये चीज यहां पे इस अनुच्छेद में लिखी हुई नहीं है, अन्यत्र हो सकती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 118 और इसका चौथा जो धारा है, चौथी, वो क्या कहती है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी या की जाती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो को देखो दोस्तों, संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में प्रावधान किया गया है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। साथ ही यहां पर जो प्रावधान किया गया है, नंबर 2 प्रावधान अनुच्छेद 118(4) में कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा, यदि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सवाल उठते रहते हैं मन में। तब ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। सर उपसभापति क्यों करेगा, सभापति क्यों नहीं करेगा, ऐसा सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा। तो इसका उत्तर भी सुन लीजिए, क्योंकि राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं और इसी कारण वो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। दोस्तों आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो अभी आप यहां पर याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन, और कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि आपके सवाल यही हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो प्रावधान अनुच्छेद 108 में। अध्यक्षता कौन से अनुच्छेद के अनुसार करेगा? 118(4) के अनुसार करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपको अधिकतर जितने भी एग्जाम्स आप पुराने मॉडल पेपर्स उठा के देख लीजिए, आपको यही सवाल मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला आर्टिकल आपको पढ़ा सकूं। मिटा दो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इतना जल्दी तो आप लिख तो नहीं सकते, लेकिन यदि आप साथ साथ में लिख रहे होंगे तो आप लिख लिया होगा, और यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो दोस्तों, इन्हें नोट्स के रूप में आप व्यवस्थित कर लीजिएगा, क्योंकि लिखना भी आवश्यक है। आप पढ़ कितना ही लें, आपको लिखने से अधिक याद होता है देखने के साथ साथ। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 111 की। अनुच्छेद 111 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और इसकी जो हेडिंग है वो है विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति। देखो दोस्तों, विधेयकों पर अनुमति कौन देगा, किस प्रकार दी जाएगी, इसके बारे में संपूर्ण विवरण आपको अनुच्छेद 111 में मिलेगा। लेकिन हम यहां पर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में यदि मैं सीधा सा कहूं, संसद के दोनों सदनों द्वारा
जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब किसी भी विधेयक को किसी भी एक सदन में रखा, पहले मान लीजिए लोकसभा में हमने किसी विधेयक को रखा, फिर हमने जब राज्यसभा ने, सबसे पहले किसी भी सदन में आप रख लो, मान लो आपने लोकसभा में रखा, लोकसभा ने उसे पारित करके राज्यसभा में भेज दिया और राज्यसभा ने उसे पारित कर दिया, तब वो विधेयक क्या होगा, दोनों सदनों से पारित हो जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों से जब कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है तब उसके पश्चात वो भारत के राष्ट्रपति के पास आता है अनुमति के लिए कि साहब हमने ये प्रोसेस पूरा कर दिया है, संसद के द्वारा ये प्रस्ताव पारित हो गया है, अब आप इस पे अपने हस्ताक्षर कीजिए। लेकिन अब उस विधेयक पर अनुमति दे या ना दे, इस संबंध में भारत के राष्ट्रपति को यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त है दोस्तों। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम उसको समझने की दृष्टिकोण से हमें जिससे आसानी से समझ में आ सके, इसलिए हमने उनको 3 शक्तियों का नाम दिया है और उन 3 शक्तियों के रूप में हम उन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की तीन प्रमुख वीटो शक्ति। यानी कि जब भी किसी विधेयक पर अनुमति की बात आएगी तो राष्ट्रपति उस पर 3 प्रकार की प्रक्रिया अपना सकता है, 3 प्रकार का अनुसरण कर सकता है। वो 3 कौन कौन से हैं देखो। सबसे तो पहला है आत्यांतिक या संपूर्ण वीटो। नंबर 2 निलंबनकारी वीटो। और नंबर 3 जेबी वह जिसको आप कहते हैं पॉकेट वीटो। अब साहब ये क्या होती है, देखो मैं इसको आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूं। आत्यांतिक या संपूर्ण वीटो, राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति महोदय इसे अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। क्या करते हैं, इसको अनुमति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं कि हां अनुमति दूंगा बस, दैट्स इट। यानी कि यदि हम बात करें, यदि किसी विधेयक को अनुमति के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है तो वो कैसी वीटो शक्ति हो गई, सॉरी यहां आपको लिखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो वो कैसी वीटो शक्ति हो गई, तो वो हो गई आत्यांतिक या संपूर्ण वीटो शक्ति। देखो दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, सीधा सा पूछता है, ठीक है, तो सीधी सीधी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको विशेषता बता दूं, इस प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग एक बार केवल किया गया है और वो भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ये इस वीटो का उपयोग किया गया था। पेप्सू अधिनियम था एक, उस पर उन्होंने इस वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। पेप्सू क्या था क्या नहीं था, ये हम बात करेंगे जब हम भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला के जो वीडियोस आप देखेंगे उसमें आपको ये पूरा विवरण देखने को मिलेगा, ठीक है। पंजाब से संबंधित एक मामला है जिसको हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमें हमारे सिलेबस में जितना है और हमारे जितना आता है
हम उतनी बात करेंगे। अनावश्यक रूप से बहुत सारा भार लेकर हम नहीं चलेंगे, अन्यथा आप अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मुझे आपके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, आपका नौकरी पाना लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसी को ध्यान में रखकर मुझे पढ़ाना चाहिए। तो उसी का अनुसरण मैं कर रहा हूं दोस्तों। देखिए अगला है निलंबनकारी वीटो, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? निलंबनकारी वीटो का अर्थ होता है दोस्तों, जब राष्ट्रपति के पास विधेयक आता है तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा दे। यानी कि इस पर उस विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और कहा कि देखिए एक बार इस पर आप पुनर्विचार कीजिए, इसमें जो प्रावधान है मुझे कुछ प्रावधानों में कोई दिक्कत है या मुझे कुछ प्रावधान समझ में नहीं आ रहे, तो आप इन पर थोड़ा विचार कीजिए, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है, अर्थात उस विधेयक को वापस संसद को लौटा देता है। अब यदि ऐसी परिस्थिति में संसद द्वारा उस विधेयक को पुनः पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक पर फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। मेरी बात गौर से सुनिएगा, यदि राष्ट्रपति इस वीटो का उपयोग करता है और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज देता है, तो संसद के दोनों सदन जब इसको पुनः वापस सेम विधेयक को बिना संशोधन के हो या किसी संशोधन के, जैसा भी वो पारित करेंगे, उसे पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है, पुनर्विचार के पश्चात किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र है, बाध्य है, इस प्रकार से। तो क्या है? बाध्य है। ठीक है, आगे देखिए निलंबनकारी वीटो, इसका मैंने अभी आपको अर्थ बता दिया। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है यदि राष्ट्रपति विधेयक को क्या करे? पुनर्विचार के लिए लौटा दे। तो सीधा ही लिख लो आप, पुनर्विचार हेतु लौटा दे। ठीक है, तीसरा जो आपके सामने जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, इसका मतलब क्या है? जब राष्ट्रपति न तो अनुमति प्रदान करे वह न ही पुनर्विचार के लिए लौटाए। यानी कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ना तो उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देता है, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाता है। तो जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है तो उसको कहते हैं जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। कहने का मतलब, जब भी राष्ट्रपति से कहे कि भाई हमारा विधेयक कहां है, कि ये राज्य में, हस्ताक्षर करेंगे नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहते। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इसको आप अन्यथा नहीं ले, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का पद बड़ा गरिमामय और बड़ा ही महत्व वाला होता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा राजनीतिक डिबेटों में, भारत के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, किसी पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी कमेंट कर दिया जाता है, कोई भी टिप्पणी कर दी जाती है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति महोदय पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी, कोई भी समाचार पत्र और ना तो प्रिंट मीडिया, ना मल्टीमीडिया और ना ही सोशल मीडिया किसी प्रकार की कोई टिप्पणी भारत के राष्ट्रपति पर नहीं कर सकता जिससे भारत के राष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ भारत सरकार मुकदमा चला सकती है, सरकार द्वारा उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा, जैसे आप बात करें, दायर किया जाता है और उसे सजा का प्रावधान है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया जाता है तो तब विधेयक पर ना तो अनुमति दी जाती है, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है। तो ऐसे विधेयक पर वो क्या करता है? जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का वो सहारा लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। और ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। मैं आपको बता दूं 1986 में, इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है, यहां से थोड़ा ध्यान रखना,
इधर लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा इसको वहां पर। 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहां पर ये याद रखना है। सबसे पहली चीज तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर कब किया? 1986। ठीक है, तो भारतीय डाक संशोधन विधेयक कब पारित हुआ? 1986। ठीक है, उस पर जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। किस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया? जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। किस विधेयक पर किया गया? डाक संशोधन विधेयक पर किया गया। वहां से इस प्रकार के सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, और यहां से जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं कि निलंबनकारी वीटो का अर्थ होता है, याद रखना दोस्तों, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत सी बार, अधिकतर ये सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, पुनर्विचार के लिए हेतु लौटा देना। अब जेबी वीटो में क्या पूछते हैं कि जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। और कब किया था? 1986 में इनके पास ये विधेयक आया था, तब इन्होंने ना तो इस पर हस्ताक्षर किया और ना ही इस पर अनुमति प्रदान की। ठीक है, और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह ने किस विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया? डाक संशोधन विधेयक पर। इस प्रकार से अनेक बार एग्जाम्स में आपके सवाल पूछा गया है, तो आप इसे क्लियर रखें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आप तुरंत प्रभाव से इसको उतार लीजिए ताकि हम आगे बात कर सकें दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप जल्दी कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिटा देता हूं। 2-3 सेकंड में आपने लिख लिया होगा, उतार लिया होगा, अर्थात स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है दोस्तों, अब मैं अभी बात कर रहा था अनुच्छेद 111 में ही हम बात करेंगे अभी, क्योंकि अभी तक हमने जो पूरा कंक्लूजन पढ़ा उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अभी हमने जो पूरा अभी पढ़ लिया तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई राष्ट्रपति अनुमति देगा नहीं देगा, जो भी प्रक्रिया है उसको हमने अभी पढ़ा। तो देखिए, अनुच्छेद 111 का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है, अर्थात संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक भारत की राष्ट्रपति अनुमति से ही अधिनियम, या जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं एक्ट, कानून बनता है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में समझाया है कि जब तक भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते हैं, तब तक वो एक केवल विधेयक होता है, एक्ट नहीं होता है, एक कानून की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। फटाफट से आप इसको भी लिख लीजिए ताकि मैं अभी अगले अनुच्छेद के बारे में बात कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 से हमसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, और यदि इस प्रकार नहीं दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो वहां आपका आंसर होगा अनुच्छेद 112।
तो अनुच्छेद 112, इसमें किसका उल्लेख है? इसमें है वार्षिक वित्तीय विवरण। किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान इसके अंदर किया गया है दोस्तों। अब यहां हम बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? बजट। जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं? हम बजट कहते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रावधान हैं उनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, या राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। देखो दोस्तों, जो बजट जो होता है वो राष्ट्रपति की देखरेख में ही तैयार होता है और राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में रखा जाता है। संसद के भी लोकसभा सदन में सबसे पहले हमारा जो बजट, जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, वो प्रस्तुत किया जाता है। और प्रस्तुत कौन करता है? संबंधित वित्त मंत्री के द्वारा बजट लोकसभा में रखा जाता है दोस्तों। तो यहां पे बजट रखवाता कौन है? अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो भारत के राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आंसर होगा दोस्तों। तो ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, फटाफट से आप इसका हेडिंग डाल लीजिए। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम क्या कहते हैं? बजट। दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। देखो दोस्तों, एग्जैक्ट इज यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति बजट कहां रखवाता है, तो दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है। दूसरी चीज, जो भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसको हम बजट कहते हैं, उसका उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। बजट कौन रखवाता है? संसद। बजट कौन रखवाता है? राष्ट्रपति। कहां रखवाता है? दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो वास्तविक स्थिति है, जिसके प्रावधान आगामी अनुच्छेदों में भी किया गया है, क्योंकि बजट क्या है? बजट यानी कि आपको बता दूं, धन विधेयक और वित्त विधेयक, दो एक ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें आप जब भी बात करेंगे रुपये पैसे से संबंधित, कर लगाना, कर घटाना, अर्थात अगर मैं आपको एक आंसर दूं जिससे सरकार की आय पर फर्क पड़ता हो, ऐसा विधेयक, जिससे सरकार की आमदनी आय पर फर्क पड़ता हो, ऐसा विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो यह भी क्या है? रुपया पैसा से संबंधित है। ठीक है। तो सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाएगा? आय पर फर्क नहीं पड़ेगा क्या? सरकार बजट पेश करती है, साहब इस साल हम इतना अधिक खर्चा करने वाले हैं, तो उनके पास इनकम थी, उस पर खर्चा ज्यादा हुआ ना, इस बार हम टैक्स ये बढ़ाएंगे, स्लैब बढ़ाएंगे। बजट में तो बताया जाता है आपको कि आयकर कितना होगा, कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, तो उससे सरकार के राजस्व पर फर्क पड़ता है दोस्तों। इसलिए ऐसे विधेयक सदैव आपके लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है। ये आपके आगामी जो पिछले अभी अनुच्छेद 108 हो गया, 109 हो गया। ठीक है। इसके बाद में अगर आप आगे देखेंगे तो 109 हो गया, 110 हो गया। ठीक है। अब आगे जो आप अनुच्छेद देखेंगे 113 हो गया, 114, 15, 16, 17, इन सभी में इसी प्रकार का उल्लेख किया गया है।
प्रत्येक विधेयक के बारे में बताया गया है, किस प्रकार का विधेयक है, कौन सा विधेयक होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। तो ये सभी जानकारी उन विधेयकों में है। लेकिन हमें यहाँ मोटे तौर पर पढ़ना है नोट डाल के, सबसे पहले तो कि बजट, अगर आपसे सवाल पूछा जाए सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पूछ लिया जाएगा बजट सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है, तो सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के साथ बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यहां से आपका एक और सवाल बनता है कि बजट किसकी देखरेख में बनता है, तो बजट भारत के राष्ट्रपति की देखरेख में बनता है। बजट राष्ट्रपति की देखरेख में बनता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं, बजट को जब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, यहां पर लिख लीजिए, यानी कि रखवाता कौन है, राष्ट्रपति रखवाता। इसका अर्थ क्या हो गया, बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जहां जहां बजट लिख रहा हूं वहां आपको पूरी लाइन पढ़नी है, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे आपके जो क्यूरीज थी यहां पर, वो आपकी उम्मीद करता हूं सभी आपके जो सवाल थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति के संदर्भ में अभी हमने इसको पढ़ा है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जल्दी कीजिए। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ें। अनुच्छेद 112 उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, हम विधायी शक्तियों के अंदर एक अंतिम अनुच्छेद की बात करेंगे, उसके पश्चात हमारी विधायी शक्तियां जो है सारी समाप्त हो जाएंगी। और ये हमारा अनुच्छेद काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इससे भी हर एक या दूसरे एग्जाम में, हर दूसरे एग्जाम में यहाँ से आप सवाल बनता है, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में मैंने यहाँ से सवाल देखे हैं। दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है, तो मैं बता दूं यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, अध्यादेश जारी करना है राष्ट्रपति की शक्ति है, ना तो कर्तव्य है ना दायित्व है, कुछ भी नहीं है, क्या है, शक्ति है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले याद रखना, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, दूसरी चीज,
इसमें आपका अनुच्छेद 123 की हेडिंग के अनुसार ही कई बार वो सीधा पूछ लेता है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है, 123 के अनुसार। ठीक है, पहला सवाल। अब दूसरा सवाल कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है संसद के विश्रांति काल में। इसका मतलब है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने संसद के सत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी और सभी सांसद अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए, वहां के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करने पर, सार संभाल करने कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे हैं, गति से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो हमने वादे किए थे क्या हम पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितने वादे पूरे हुए, नहीं हुए। तो इस बारे में वो अपने जो उनका संसदीय क्षेत्र होता है उसमें वे जाते हैं और वहाँ से इस प्रकार के जो समस्त जो घटनाक्रम होता है उसका वो विवरण लेकर वापस आते हैं, जब संसद की बैठक का बुलाई जाती है, जिसको हम कहते हैं संसद का सत्राहूत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन जो इस ड्यूरेशन में जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, उस परिस्थिति में यदि किसी कानून की आवश्यकता हो तब क्या होगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 जोड़ा गया है और यहां पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अर्थात जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और ऐसी परिस्थिति में कोई मुद्दा या कोई विषय ऐसा उपस्थित हो जाए जिस पर तुरंत प्रभाव से कानून बनाने की आवश्यकता हो। कानून बनाने का काम किसका है? संसद का, लेकिन वो तो काम कर ही नहीं रही। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है दोस्तों। और जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही प्रभावी होता है। अर्थात जो एक एक्ट होता है, एक अधिनियम होता है, जिस प्रकार से उसका प्रभाव संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र पर होता है, उसी प्रकार एक अध्यादेश का प्रभाव भी संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र पर होगा। किसी भी प्रकार से वो उससे कम नहीं होगा दोस्तों। अब आपसे यहां से अगले सवाल बहुत सारे बनते हैं। अध्यादेश भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर जारी करेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश मंत्री परिषद की सलाह पर जारी किया जाता है दोस्तों। बिना मंत्री परिषद की सलाह के भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जो है प्रख्यापित या जारी नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, अगली चीज इसी में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा अब अध्यादेश जारी कर दिया गया तो उसकी कुछ अवधि भी तो होगी, उसका कुछ कार्यकाल भी अपन मान सकते हैं कि कितने समय तक वो प्रभावी रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अनिश्चित काल के लिए रहेगा। तो यहां पे भी भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद के सत्र की प्रारंभ की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो आपका अध्यादेश का प्रभाव वहीं समाप्त हो जाएगा। समझ गए? यदि इससे पहले भी राष्ट्रपति चाहें तो अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। ये उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि 6 महीने जो है वो चाहे उन्होंने जारी किया और 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उन्होंने वापस ले लिया, 2 दिन बाद वापस ले लिया, तो राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। अब एक एक पॉइंट के बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ समझाया कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के अनुसार जारी किया जाता है, अनुच्छेद 123 के अनुसार। और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाएगा? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, अर्थात संसद के विश्रांति काल में। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना क्या है? एक शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे मैंने बताया अध्यादेश कब जारी किया जाएगा, ऐसी आवश्यकता कब पड़ेगी। देखो, जब संसद का नहीं चल रहा हो और कोई ऐसा मुद्दा उपस्थित हो जाए मुद्दा या विषय उपस्थित हो जाए
जिस पर तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, उस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहीं लिख लीजिए आप, मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश किया जा सकता है या किया जाता है, एक ही बात है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी किया जाता है या जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जो पुनः सवाल हैं उनको अंडरलाइन कर लिया जाए। कब? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, दूसरी चीज आपको यहां पता हो किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं अवधि की, यानी कि ये कब तक रहेगा, इस अध्यादेश की अवधि कितनी होगी। तो इसका एकदम सही और सटीक आंसर जो है वो ये है कि संसद के सत्र के प्रारंभ की तिथि से 6 सप्ताह होगी। यानी कि जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होगा उस तारीख से 6 सप्ताह तक इसकी अवधि होगी। यानी कि उससे पहले तो ये लागू रहेगा, लेकिन संसद का सत्र प्रारंभ होने के बाद में अधिकतम ये कितना लागू रह सकता है, 6 सप्ताह। आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि संसद का सत्र प्रारंभ होने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अवधि होगी 6 सप्ताह, यानी कि 6 सप्ताह। अब यदि 6 सप्ताह है तो 6 सप्ताह में क्या करना होगा कि यह निरंतर जारी रहे। तो देखिए 6 सप्ताह या इस अवधि के दौरान, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, यदि दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है तब यह क्या होगा, एक कानून का रूप ले लेगा, अर्थात एक अधिनियम का रूप ले लेगा। जिस प्रकार से एक अधिनियम लागू रहता है और अधिनियम की कोई समय सीमा नहीं होती है, जब तक उस अधिनियम को संसद द्वारा निरस्त या समाप्त नहीं किया जाता तब तक वो लागू रहता है। तो इसी प्रकार ये अध्यादेश भी एक अधिनियम, एक एक्ट, एक कानून बन जाएगा जब संसद द्वारा इसे परमानेंट कानून, अभी कौन सा कानून है, अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, शक्ति दोनों की बराबर है, एक अधिनियम की और एक अध्यादेश की दोनों की शक्ति समान है दोस्तों। लेकिन अध्यादेश अस्थायी प्रकृति का है, अर्थात ये स्थायी नहीं है, लेकिन अधिनियम एक स्थायी प्रकृति का कानून है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही, आपको यही समझना है। ठीक है, और यदि हम चाहते हैं कि अध्यादेश स्थायी हो जाए तो इसके लिए हमें संसद से उसे 6 सप्ताह के भीतर, जिस दिन संसद का सत्र प्रारंभ होगा उस तिथि के 6 सप्ताह के भीतर उसे संसद के दोनों सदनों से हमें पारित करना अनिवार्य है। और यदि हमने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, वो एक
कानून बन जाएगा दोस्तों, एक अधिनियम बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा, जब तक संसद उसे पुनः समाप्त नहीं करेगी तब तक वो चिरस्थायी रूप से लागू रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसी के साथ आपसे कई बार एग्जाम में एक और बात पूछ ली जाती है, वो पूछ लेता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी है। कई बार जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार का सवाल पूछ लिया जाता है। अधिकतम अवधि देखो दोस्तों, यदि मैं बताऊं तो आपको वहां सामने ऑप्शन होगा 6 माह, तो आपको इसी को टिक करना है। इसका कारण आप कहेंगे सर अधिकतम अवधि 6 माह, इसका कारण ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतराल नहीं होगा, यानी कि एक सत्र से दूसरा सत्र आयोजित करने में ज्यादा से ज्यादा कितना लग सकता है, 6 महीने, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे ना। इसीलिए अध्यादेश कब तक जारी रह सकता है, 6 महीने तक अधिकतम जारी रह सकता है। उसी के बेस्ट पे ये आंसर निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, बार बार पहले भी एग्जाम्स में पूछा जाता रहा और उसका उत्तर यही था दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा क्लियर रखें। उम्मीद करता हूं यहां से आपको जितने भी आपके जो सवाल बनते थे वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या है तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको यहां पर जो है सभी का जो जवाब आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब किया जाएगा, संसद के विश्रांति काल में। अध्यादेश जारी करना क्या है, राष्ट्रपति की एक शक्ति है। ठीक है, कब किया जाएगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। ठीक है, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, अवधि कितनी होगी, अधिकतम अवधि 6 माह, और यदि संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होगा, 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना अनिवार्य है, नहीं किया तो अध्यादेश का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर वो एक कानून के रूप में लागू नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपकी जानकारी के लिए कि सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं। आपसे कई बार अगर सवाल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, यहां लिख लीजिए सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति। हालांकि संभावना कम है लेकिन फिर भी एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तो वे हैं दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद। उनका नाम क्या है, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है दोस्तों, याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद भारत के सबसे अधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति हैं और ये इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रपति थे। तो आपको बता दूं, जब हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल विद्यमान था तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत सारे जो आपके अध्यादेश जारी किए गए थे, क्योंकि आपको ये तो पता है कि जब संसद के दोनों सदनों का उस समय जब हम होना आवश्यक है, जब हम किसी विधेयक को पारित करते हैं, एक सदन के द्वारा पारित विधेयक लंबे समय तक नहीं चल पाता है, वो मान्य भी नहीं होता है। कुछ विशेष विधेयक विशेष परिस्थितियों में मान्य होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है, क्योंकि वे भी जब लोकसभा अस्तित्व में आती है तब उन्हें पारित करवाना आवश्यक है। यदि दोनों सदनों से पारित नहीं होगा तब तक वो वैलिड नहीं है। जब तक वैलिड रहेगा जब तक लोकसभा अस्तित्व में नहीं आएगी। लोकसभा जैसे अस्तित्व में आती है 30 दिन में उसे भी पारित करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में, हम अभी राष्ट्रीय जो हमारी आपातकालीन शक्तियां हैं उस समय हम इनके बारे में और भी अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ एक क्लियर बात कर देना चाहता हूँ, सबसे अधिक अध्यादेश किसने जारी किए, फखरुद्दीन अली अहमद ने। और इसका कारण यही था कि उस समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। जैसे ही जो अध्यादेश की अवधि समाप्त होती है उसके बाद में यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हुआ, राष्ट्रपति पुनः अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हमारी आज राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पूरी हो गई हैं। जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए मेरे मित्र हैं उनसे सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारे वीडियोस पर लाइक करें, उन पर कमेंट करें, उनको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे उस समय बेल आइकन आपको वहाँ नज़र आएगा, उसको प्रेस ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि यदि आपने उसे प्रेस नहीं किया तो हमारे द्वारा जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। और यदि आपने उसे प्रेस किया है तो आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगले कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।